वेलकम बैक नाजरीन। वकास महमूद साहब, ये जो सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई पूरे वफ्द के साथ, मौलाना साहब के साथ, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुलाकात के बाद कमेटी की तश्कील और आईनी मामलात पे गौर की उन्होंने बात की। वो कौन से मामलात है सर जिन पे गौर किया जा रहा है और वो कौन सी कमेटी है? क्योंकि जो मौलाना साहब की जानिब से जो कुछ स्टेटमेंट सामने आ रही हैं वो कह रहे हैं कि अभी हमारा किसी के साथ भी किसी आईनी तरमीम पे मिल के साथ चलने पे इतफाक नहीं हुआ। कौन से आईनी मामलात और कमेटी का काम क्या है? क्या उन मौलाना साहब ने आपको एग्री कर लिया है कि क्या हम मिलके कोई मुसवदा लेके आए, या आपने मौलाना साहब को एग्री किया है? एक्चुअल में क्या एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है? जिस तरह हुकूमत ने रात के अंधेरे में आइन पे डाका डालने की कोशिश की और हम उसके खिलाफ हैं, मौलाना साहब भी उसके खिलाफ थे, आप वो ये बात पब्लिकली कह चुके हैं। तो ऑब्वियसली के ऊपर हम ये समझते हैं कि हमें कितने लोगों के साथ बात करनी पड़े, हम करें। ये जिस किस्म की नींद मतलब खान साहब कि वो ना हो सके, क्योंकि ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो वकास साहब, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अपनी टीम से कहूँगी आपका ये जो इशू आ रहा है इसको ज़रा फिक्स करने की कोशिश करें। मैं उतनी देर में हबीब साहब से जानूँ। हबीब साहब, ये जो मौलाना साहब से मुज़ाकरात की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है एग्जैक्टली मौलाना साहब, क्योंकि मौलाना साहब जो एक पॉइंट पे जिसे हमें लग रहा है कि वो रुके हुए हैं, वो ये है कि एक्सटेंशन नहीं देनी या एज में वो कह रहे हैं कि हमने इजाफा नहीं करना। ये दो पॉइंट है जिस पर वो रुके। उनको आईनी अदालत पे कोई इशू नहीं है, आईनी अदालत वो चाह रहे हैं। मौलाना साहब की अगर पुरानी हिस्ट्री देखें तो मौलाना साहब कभी हुकूमत के अगेंस्ट इतने गए नहीं है, पहली दफ़ा अपोजिशन कर रहे हैं। तो आपको लगता है मौलाना साहब अपने फैसले पे डटे रहेंगे? वो बड़े करू किस्म के सियासतदान हैं, उन्होंने अपोजिशन भी देखी है, उन्होंने हुकूमतें भी देखी हैं, उन्होंने बड़े बड़े ज्यादा वो हुकूमत का हिस्सा ही हमेशा रहे, लेकिन वो अपना काम निकलवा लेते हैं, वो हर हुकूमत में अपनी जगह बना लेते हैं। जी। असल में बात यह है कि ये ना एक मैं इसको पैरामीटर समझता हूँ मौलाना साहब की सियासत जो है ना। अगर तो मौलाना साहब हुकूमत के साथ चले जाते हैं और ये जो तरमीम की जा रही हैं इसमें हुकूमत का साथ देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि ये तरमीम हो जाए और ये हुकूमत जो है वो बरकरार रहे। लेकिन अगर मौलाना साहब अपोजिशन में रहते हैं, मौलाना साहब आपके मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट की मानेंगे? इतने तुंदो तेज बयानात के बाद, इतनी एस्टैब्लिशमेंट में तनकीद करने के बाद नहीं, दूर नहीं है वो। देखिए मेरी बात सुने, ये आपको समझना पड़ेगा कि इस मुल्क में चट भी उनका, पट भी उनका। अच्छा। वो यहाँ इस मुल्क में सियासत करने के लिए ना सिर्फ हुकूमत को उनके पेज पर रहना पड़ता है बल्कि अपोजिशन को भी उनके पेज पर रहना पड़ता है, वरना आप सियासत कर ही नहीं सकते। आप क्या समझती हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ को जलसों करने की इजाज़त मिल रही है, ये ऐसे ही मिल रही है? ये किसी की इजाजत से इजाजत मिल रही है। कौन इजाजत दिलवा रहे इस इजाजत? बस ठीक है ना, समझने वाले समझ जाते हैं। मौलाना साहब इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नहीं, मौलाना साहब अहम किरदार की, लेकिन वो इस वक्त जो है मियां साहब ने तो छोड़ा ही कख नहीं इस वक्त जो है साहब इनडायरेक्टली बात तो करते हैं, डायरेक्टली भी वजाहत कर दें। देखिए सीधी सी बात है कि रऊफ हसन साहब कह रहे हैं ना कि जी वो रियासत का लफ्ज कह दिया। मेरी बात तो बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं राब्ते जरूर हैं और कहीं ना कहीं कोई बातचीत चल रही है। मेरा बानी की मर्जी से चल रहे हैं राब्ते या बानी की मर्जी? जाहिर है उनकी मर्जी से के बगैर तो तरीके इंसाफ और कुछ है ही नहीं। आप ये समझ लें कि वो जिससे हाथ उठाते हैं वो जीरो हो जाता है, जिस पे हाथ रख देते हैं वो हीरो हो जाता है। तो ये आज वो अगर अली अमीन गंडापुर को कहेंगे नहीं ये हमारा लीडर नहीं है या इसको कोई किरदार नहीं देना, तो वो जीरो हो जाएंगे। इसी तरीके से आप देख लें, कभी उमर अयूब साहब हीरो हो जाते हैं, कभी जो है वो पंजोथा साहब हो जाते हैं, कभी जो है वो अली जफर साहब हो जाते हैं। तो जिस पे वो जिसकी तरफ इशारा कर देते हैं। साहब से जाने दें, साहब मियां साहब की बात आपने सुनी, इसकी जरा मजीद वजाहत आप करते हैं। ये यानी कि ये जो पिछले दिनों बयान आया था अब एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होगी, वो क्या था? नहीं वो तो उस तरफ तो मालूम। मियां साहब ने मुझे इंडिया का गाना याद करा दिया कि बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई। वो चीज़ें मेरा ख्याल है जब करिस्मेटिक लीडर रूल कर रहे होते हैं ना, पार्टी को डोमिनेट कर रहे होते हैं, हेड कर रहे होते हैं, या सियासी उफक पे कैनवस पे उनका एक पूरा यानी उनकी रोबदाब होता है, तो फिर उनका ज़ाती उनका जो डिसीजन है। लेकिन उसमें तो पीटीआई के हमारे दोस्त खुद कहते हैं कि जी पार्टी इमरान खान के बगैर कुछ भी नहीं बानी के बगैर। यानी कि जो वो अगर कहेंगे बैठ जाओ बैठ गए, अगर आंख बंद कर लो आंख बंद गए।
होता तो वैसे एक लिहाज से शख्सी सियासत जो है वो मरूसी सियासत से कम मोहलक नहीं होती। ये भी बताते खुद एक बीमारी है। मैं समझता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ जैसे उमर यूं मेरे छोटे भाइयों की तरह, अगर उमर यूं के साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन है, हमने बहुत ज़्यादा आपस में एक्सचेंजेस भी किए हुए हैं, इकट्ठे भी रहे एक दो जगह पे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, लेकिन और उनको मैंने बड़ा काबिल पाया। लेकिन अगर वो अपनी पूरी शख्सियत को सरेंडर कर दें किसी के आगे, पूरी शख्सियत को सरेंडर, देखिए मेरी बात को समझे, मोहब्बत अखुवत वो अपनी जगह, फॉलो करना ओबीडियंट होना अपनी जगह, लेकिन पूरी शख्सियत ही सरेंडर करने, जैसे मैं शहबाज शरीफ के आगे कर दूं या नवाज शरीफ के आगे कर दूं या मौलाना के आगे कर दूं जो हमारे मुआशरे का एक वतीर है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इससे कभी भी लीडर्स भी नहीं सुधरेंगे। लीडर्स को भी ये तासर हो कि मेरे अंदर इंडिपेंडेंट फोर्स भी मौजूद है जो अपनी राय भी दे सकती है। मैंने ऐसे सेक्शन होता नहीं ना, देखिए नहीं, मैंने ऐसे, मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ, मैं नाम तो नहीं लूंगा। मैंने एक जमाने में जब चौधरी परवेज चीफ मिनिस्टर थे, उनको एक काम का बड़ा सिंपल सा था, मुझे उसके पूरे डिटेल्स नहीं पता थी, तो चौधरी परवेज साहब ने वो फाइल भेज दी नीचे चीफ सेक्रेटरी के जरिए। एक सेक्शन अफसर ने जसारत करके, कहाँ एक सेक्शन अफसर, कहाँ चीफ सेक्रेटरी, कहाँ चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने कहा जी कि ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी अगर ये काम किया गया। तो मुझे ये बात की खुशी हुई कि अब भी हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो अपने मनसब का वो बिल्कुल अपने आप को लो प्रोफाइल में रखते हुए भी अपनी बात कह जाते हैं। लेकिन मैं तो ये बीमारी की निशानदेही कर रहा हूं। सैफ साहब, प्रॉब्लम ये है कि अवाम भी तो उसी शख्स के पीछे है ना। अवाम अगर इनमें से कोई जिसारत कर भी लेते तो अवाम इनको छोड़ देगी, उस शख्स के पीछे ही रहेगी। पार्टी तो है उस शख्सी पार्टी, ठीक है, वो करिश्मा अब रूल कर रहा है। दुनिया में भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिसमें करिश्मेटिक लीडर्स का एक दौर था, आपको याद होगा, जुल्फकार अली भुट्टो, कारनो, शाह फैसल, कर्नल कज़ाफी, वो उस वक्त हम अकेडमीज में बैठ के ये बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती थी डिस्कस करते थे कि जी करिश्मेटिक लीडर्स। लेकिन करिश्मेटिक लीडर्स का फेलियर भी दुनिया में देखा। मार्शल जोसेफ टीटो जो यूगोस्लाविया के वन ऑफ द मोस्ट करिश्मेटिक लीडर्स ऑफ हिज टाइम्स, वो टोटल फेलियर हो गया। यूगोस्लाविया के किस तरह हिस्से बखरे हुए, मैं उसके मिसाल इनके साथ नथी नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये लीडरशिप के अंदर हमारे यहाँ भी एक फिर जोम डेवलप हो जाता है, वो फिर जरा जरूर हर चीज से बालातर होते जाते हैं। मैं जरा वकास से जानूं। वकास, एक आईनी पॉइंट है, मैं जरा आपसे जानना चाह रही हूँ आईनी अदालत के हवाले से। जो तजावीज़ सामने लाई गई थी तरमीम में, उसमें एक तजवीज़ थी कि कोई भी आर्टिकल 199 का केस जो भी है वो इस नई अदालत में जाएगा, यानी कि आईनी अदालत में जाएगा। आर्टिकल 199 जहाँ तक मैंने स्टडी किया उसे रिट जुरिस्डिक्शन कहते हैं, तो उसमें किराएदार मालिक मकान के झगड़े भी डेफिनेटली आएंगे, 199 में ही ये सारे फाइल होंगे। ये मुकदमे मतलब आपका कोई CDA से झगड़ा है वो भी उसी में जाएगा, सिविल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कोई झगड़ा है आपका, या आपका कोई स्टेट बैंक से, SECP वगैरह, मतलब इस किस्म के जितने भी हैं वो फंडामेंटल राइट्स से मुतालिक जितने भी हैं वो सारे चले जाएंगे आईनी अदालत में। अब अगर ये सारे केसेस आईनी अदालत में चले जाएंगे, नई आईनी अदालत में जाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पीछे केसेस तकरीबन 15 से 20% रह जाएंगे, और जो नई आईनी अदालत है सारा बर्डन उसी के पास चला जाएगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पीछे कारकर्दगी क्या रहेगी और आईनी अदालत के पीछे कारकर्दगी क्या रहेगी? 2-3 चीजें आपने गोशगुजार कर रहा था कि जो ये मुजवजा तरामीम थी उसमें मोस्ट ऑफ दी जो तरमीम थी उससे मैं डिसएग्री करता था, लेकिन जहाँ तक आईनी अदालत के क़याम का ताल्लुक था, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आईनी अदालत होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए कि जस्टिस काजी पाकिस्तान ने अगर 1.25 साल से 1.5 साल के अर्सा पाकिस्तान में बतौर चीफ जस्टिस का पाकिस्तान सर्व किया है, तो उस वक्त जब इन्होंने हल्फ दिया था तो केसेस की पेनल्टी थी 53,000, आज वो बढ़ के 61,000 तक चली गई है। 8,000 के करीब मुकदमात में इजाफा हुआ, और एक आम आदमी का, एक गरीब आदमी का, एक वो शख्स के जिसने कत्ल के किसी केस के अंदर जो है हाई कोर्ट से भी सजा हो चुकी है और वो शायद उसकी बेगुनाही सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाए, वो भी जो है इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें जमा के बैठा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तमाम आईनी मुकदमा में उलझी पड़ी है, चाहे वो PTI के मुकदमा हो, नून लीग के मुकदमा हो, और एट द सेम टाइम हमारे इलेक्शन कमीशन के मामला। तो अगर आईनी अदालत बन जाती है तो दिस वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इन पाकिस्तान। लेकिन वकास इसमें एक पॉइंट ये भी है ना कि जरूर है हमने आईनी अदालत की तरफ ही जाना है, मतलब हम जजेस की तादाद बढ़ा के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी तो एक जो है वो भी सामने लेके आ जाते हैं, 4 या 5। आई एग्री विद दिस पॉइंट के अगर हम पाकिस्तान के अंदर जजेस की तादाद को बढ़ा दें, दुनिया के अंदर जो बेहतरीन निज़ाम इंसाफ है जिसमें पाकिस्तान उस लिस्ट के अंदर 138वें नंबर पे प्लेस किया गया, वहाँ पे पहले नंबर पे फिनलैंड और दूसरे नंबर पे स्वीडन, और उन दोनों मुल्कों का आप निज़ाम इंसाफ स्टडी करें, वहाँ दोनों मुल्कों की जो पॉपुलेशन है, फिनलैंड की 58 लाख
और जो स्वीडन की पॉपुलेशन है वो 60 लाख, और दोनों मुल्कों के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की तादाद है, फिनलैंड के अंदर भी और स्वीडन के अंदर भी 17 जजेस है, 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हमारी 26 करोड़ अवाम के मुल्क की सुप्रीम कोर्ट की जो तादाद है जजेस की वो भी 17 है। कितनी अनफॉर्चुनेट चीज है कि 26 करोड़ जो अवाम वाले या आबादी वाले मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस है, अगर जजेस की तादाद को बढ़ा दिया जाए, एडहॉक जजेस को ले लिया जाए, मुझे बतौर स्टूडेंट अब्दुल्ला मैं ये फील करता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है अगर वो 50 से तजावुज कर जो है, एट द सेम टाइम हमारे लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस की तादाद 60 है, इसको भी इनहांस किया जाए, और मौजूदा जो बहुत सारी ऐसे कोर्ट्स हैं जहां पे जजेस की जो तादाद होनी चाहिए वो मौजूद ही नहीं है, उसकी जानिब क्यों नहीं फोकस किया जा रहा? बिल्कुल जजेस की तादाद पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो 2 चीजें मैं आपकी गोशगुजार कर रहा था उसमें ये भी थी कि लाहौर हाई कोर्ट के जो 60 जजेस हैं उनमें से इस वक्त जो सर्विंग जजेस हैं वो 43 या 44 हैं, 16 के करीब अभी भी वहां पे जो है वो वैकेंसीज मौजूद हैं। तो ठीक, वकास पर एक और पॉइंट ले लीजिएगा। चले आप कह रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में है क्योंकि पेंडेंसी केसेस के बहुत ज़्यादा। चले बिलफर्ज तसव्वुर कर लेते हैं कि आईनी अदालत को लेके एक अच्छा तरीक़ेकार अपनाया जाएगा, एक अच्छी वेल रेप्यूटेड जज को वहाँ पे चीफ जस्टिस के तौर पे लाया जाएगा। एक मिनट के लिए चले हम ये मान लेते हैं, तसव्वुर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या ये जो आईनी अदालत का बुनियादी आइडिया है क्या पाकिस्तानी कॉमन लॉ कॉन्टेक्स्ट में ये वर्केबल है भी कि नहीं? बिल्कुल वर्केबल है। देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना सकते हैं जो आर्टिकल 175A और एट द सेम टाइम 184(3) है, इसके अंदर जाकर आप बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का क्याम जो है वो अमल में ला सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है, चाहे वो सुप्रीम जुडिशरी है, हायर कोर्ट्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनका काम है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, और एट द सेम टाइम 184 के 3 सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे आईनी मामला देखती है वहां पे पाकिस्तान के अवाम के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करना या प्रोटेक्ट करना ये भी उसकी जिम्मेदारी है। तो मैं ये समझता हूँ जब एक आईनी अदालत बन जाएगी तो हमारे जो रोजमर्रा के केसेस हैं जिसमें कोई शख्स रिहाड़ी से आता है, कोई सिंध से आता है, कोई सियालकोट से जाता है, तो वो जब तो इस्लामाबाद जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि हमारे तमाम जजेस पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासतदानों के मुकदमा की सुनवाई कर रहा है और आम आदमी के मुकदमे। लेकिन वकास यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करती चलूंगी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉल्ट हमारे सियासतदानों का है। जो मामला उनको असेंबली में, पार्लियामेंट में हल करने चाहिए थे, खुद आपस में बैठ के हल करने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट उन्हीं केसेस में उलझी रहती है और बार बार वो उनको मानने की बजाय कभी अपील में चले जाते हैं, कभी रिव्यू में चले जाते हैं। तो ये बड़े मसाइल हैं। मुझे वकास एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपसे सवाल छोड़े जा रही हूँ, उसका जवाब आपसे लूंगी कि ये जो आईनी अदालत है अगर ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के कहा जा रहा है कि ज़्यादा सुपीरियर होगी, तो फिर क्या जो हमारी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है वो सब ऑर्डिनेट नहीं हो जाएगी इस आईनी अदालत के? नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद।